कि गुंडे इस देश पर राज कर रहे हैं। देखिए, डर तो मोदी और शाह को लगना चाहिए। आप निर्दोष लोगों पर यूएपीए लगा रहे हैं। इस देश का अगर एक भी आदमी अगर खतरे में है, एक मोहल्ला भी अगर खतरे में है, या एक जाति या एक खास धर्म अगर असुरक्षित है, तो उस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपने एक चर्चित चैनल के इंटरव्यू संवाद में कहा कि डरा हुआ पत्रकार, एक डरा हुआ इंसान एक नागरिक को पैदा करता है। तो आप पर यूएपीए का कानून लगा, आपको डर नहीं लगा? देखिए, डर तो मोदी और शाह को लगना चाहिए, है ना, कि आप जनता के साथ इतना खतरनाक काम कर रहे हैं। आप निर्दोष लोगों पर यूएपीए लगा रहे हैं। आप अभी भी देखिए, दिल्ली दंगों में 50-60 लोग मारे गए। सबको पता था कि इसके पीछे सरकार है, सबको पता था, सब वीडियो हैं कि दिल्ली पुलिस पीछे खड़ी है और सामने पत्थरबाज है और वो लोगों को मार रहे हैं और दिल्ली पुलिस यूँ खड़ी है। त्रिपुरा के ही इसी मामले में भी 1-2 वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं कि लोग तलवार लेके चल रहे हैं और पुलिस केवल खड़ी है। तो ये जो पूरी बात है कि डर लगना चाहिए, तो मुझे लगता है कि तलवार लेके इस लोकतंत्र में जो लोग चल रहे हैं, उन्हें इस देश की न्यायपालिका से डरना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को, जिन्होंने यूएपीए का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एक पूरा संविधान है, और तब भी अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को डरना चाहिए, अमित शाह को डरना चाहिए, जिनके गृह मंत्रालय के तहत ये यूएपीए आता है, और त्रिपुरा पुलिस को डरना चाहिए कि आप निर्दोष लोगों को प्रोटेक्ट करने की बजाय आप उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने रैलियां निकाली। तो डरना उन लोगों को चाहिए, हमें नहीं डरना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जब हम इस दौर में पत्रकारिता कर रहे हैं, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आपने कई वर्षों तक मिनिस्ट्री मीडिया में भी काम किया, जब हमारी सोच पर पहरा लगाए जाने लगे, हमारी सोच को गुनाह बना दिया जाए, उस वक्त की पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? देखिए, मैं कोई बहुत अच्छा पत्रकार नहीं हूँ, और मैं तो बहुत सीखने की प्रक्रिया में हूँ। मैं अभी भी अपने आप को इंटर्न नहीं मानता हूँ कि पत्रकारिता का इंटर्न हूँ, और लेकिन मुझे ये पता है कि मैं एक अच्छा सिटीजन बनना चाहता हूँ, है ना। और मैं यही कहता हूँ कि कोई भी पत्रकार है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे एक्टिविस्ट है, चाहे शिक्षक है, चाहे उद्योगपति है, लेकिन उन सब चीज़ों से पहले आप इस देश के सिटीजन हो, और इस देश के नागरिकों को अधिकार है कि आर्टिकल 19 के तहत आप बोलेंगे। और बोलने की आज़ादी केवल इसलिए नहीं मिली थी कि आप इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में तब बोलें जब 102 लोगों पर यूएपीए लगा दिया जाए। जब दिल्ली में दंगे चल रहे हों, उस टाइम पर आप मूवी सजेस्ट करें कि फ़लानी मूवी देखिए, आम खाइए, टमाटर खाइए, फलाना खाइए, फलाने होटल जाइए। वैसे दौर में आज़ादी का जो हमें एक प्रिविलेज मिला है एक नागरिक के रूप में, उसका इस्तेमाल करने के लिए अधिकार बने हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने बात कही कि पत्रकारिता के बारे में, तो आज एक पत्रकार रहना तो एक अलग बात है, एक सिटीजन बनना भी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता के बारे में एक बात कही जाती है कि पत्रकारिता का स्वर्णिम काल वही होता है जो एक लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक काल होता है। तो आज जो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से एक अघोषित लोकतंत्र इस मुल्क में है। अघोषित क्या, ये खुला एक आपातकाल है, और एक पूरा मैं ये कह सकता हूँ कि गुंडे इस देश पर राज कर रहे हैं। ऐसे होता है ना कि आप कई सारी फ़ोटोज़ देखते हैं कि एक कार है और उस पर चारों ओर से उसे बंदरों ने घेर लिया है, और उसका ड्राइवर भी बंदर है। उनको केवल कार हाथ में आ गई, उन्होंने ड्राइवर को बाहर निकाल दिया है, उन्होंने उसमें बैठी हुई सवारियों को बाहर फेंक दिया है, और बंदर बैठा हुआ है। तो बंदरों ने उस कार पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वो बंदर ये नहीं जानते कि कौन से गियर से चलेगी, या इस कार का महत्व क्या है। इस कार से किसी को एम्बुलेंस की तरह अस्पताल भी पहुंचाया जा सकता है, और इस कार से किसानों को कुचला भी जा सकता है, जो कि कुचला गया है ना। तो ये जो जिन राजनीतिक बंदरों ने इस देश पर जो कब्जा कर लिया है, वो इस कार का इस्तेमाल केवल किसानों को कुचलने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मतलब मेरा यही कहना है इस चीज़ पर। जी, एक और आखिरी सवाल होगा मेरा कि जिस तरीके से अभी यूएपीए जो है कानून आप पर लगा, लीगल कोई सहायता लेंगे क्या? लेकिन बातचीत के दौरान आपने कहा कि हम ना कोई जमानत लेंगे, हम जेल जाने से नहीं डरते। आपका ट्वीट भी मैंने कहीं देखा, आप कह रहे हैं कि आपके जेल से नहीं डरे। किसको कह रहे हैं आप, किसको इशारा कर रहे हैं ये चीज़ें? देखिए, जेल से क्यों डरें, है ना। पहली बात कि क्योंकि ये हम जान ही चुके हैं कि हमारे देशवासियों पर किस तरह से कानून लादे जा रहे हैं और किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। आप देख लीजिए, आप किसी भाजपा नेता से एक बार लड़के देखिए अपने मोहल्ले में, सबको छोड़िए, आप किसी भाजपा नेता से किसी जायज़ बात के लिए लड़के देखिए, और फिर आप देखिए
कि पुलिस थाने में आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी क्या? नहीं की जाएगी। तो जब ये एक ऐसा माहौल चल ही रहा है कि पत्रकारों पर केवल ये लिखने के लिए कि एंटरप्राइज बर्निंग और यूएपीए लगा दिया, मतलब कोई नॉर्मल एक्ट भी नहीं लगाया या कोई नॉर्मल कोई धारा लगा दी हो, वैसा भी नहीं, या वार्निंग दे दी हो, ऐसा कुछ नहीं। वार्निंग देना भी अपने आप में अपराध है कि आप एक पत्रकार को उसके लिखे के लिए वार्निंग दे रहे हैं, ये भी अपराध है। आपने उन सारी तमाम हदों को छोड़ते हुए यूएपीए लगा दिया। तो वैसे में क्या लीगल सहायता लेंगे क्या? आपने कुछ सोचा है इस पर? हाँ, लीगल सहायता के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं कि क्योंकि ये 102 लोगों का मामला है, मेरा ये खुद का निजी मानना अभी भी है, क्योंकि यूएपीए अगर 1-2 लोगों पर लगाया जा रहा होता और किसी जायज़ बात के लिए लगाया जा रहा होता तो कोर्ट जाते, प्रूव करते कि हमने नहीं किया है। लेकिन जो चीज़ स्पष्टता दिख रही है, जो किसी को भी दिख रही है कि गलत है, इन्होंने एंटरप्राइज बर्निंग पर यूएपीए थोड़ा ना लगता। अगर ये चीज़ क्लियर दिख रही है तो मैंने ये कहा कि मैं इसके लिए कोई अपील नहीं करूँगा, मैं किसी कोर्ट नहीं जाऊँगा, मैं कोई वकील नहीं करूँगा। लेकिन चूँकि ये मामला 102 लोगों का है और वो 102 लोगों का अट्रैक्शन फिर मुझ पे चला जाए, उनका पूरा जो ध्यान सारे लोगों का उन पे जाना चाहिए, इसलिए फिर मुझे कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप उन सारे लोगों के साथ खड़े हों। तो मेरा और जो हम 102 लोग जो हैं वो कोर्ट के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या है कि जो 102 नाम इन्होंने जो ट्विटर हैंडल डाले हैं वो कौन है, टोटल 102 लोग, वो त्रिपुरा पुलिस को भी नहीं पता है। हमको केवल 4-5 नामों को हम जानते हैं, उनमें से करीब 20-30 लोगों के नंबर हम कलेक्ट कर पाएँ, बाकी लोग कौन है ये हमें नहीं पता है। तो लेकिन जितने भी जो नाम जैसे जैसे आते जा रहे हैं उनकी लीगल लड़ाई जो भी होगी, तमाम लोग उसके लिए तमाम वकील हैं, एक वकील साहब नाम से ट्विटर हैंडल पर हैं और वो भी हैं। तो ऐसे जैसे पुणे वाला साहब हैं, ऐसे तमाम लोगों ने सॉलिडारिटी व्यक्त की है। प्रशांत भूषण साहब हैं कि वो लीगल असिस्टेंस के लिए खड़े हैं और वो हर देश के हर नागरिक के लिए खड़े हैं। तो वैसे में लोग उस लीगल सिस्टम के तहत जाएंगे जी। और एक चीज़ बस लास्ट सवाल, क्योंकि बहुत देर का इंटरव्यू हो गया। जैसे यूएपीए को लेकर हर ऐसे व्यक्ति पे लगाया जाता है, हमने उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा है, एनआरसी के खिलाफ तमाम जगहों पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर मुसलमान होते हैं। अभी देख लीजिए आप 102 लोगों पर जो यूएपीए लगा उसमें सिर्फ आप हैं और आप एक लड़की का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या इसको लेकर कहीं ना कहीं एहतजाज करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ इसको लेकर संशोधन करने की मांग की जानी चाहिए? देखिए, जो देश के संविधान निर्माताओं ने जब ये संविधान बनाया तो इस बात का जिक्र किया कि इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की नहीं है, इसको बचाने की जिम्मेदारी किसी आईपीएस की नहीं है या आईएएस की नहीं है, इसको बचाने की जिम्मेदारी इस देश के कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट की है। और जो फंडामेंटल राइट्स दिए, जब आप उन डिबेट्स को अगर पढ़ेंगे तो जब ये फंडामेंटल राइट्स का जब जिक्र किया गया, जब ये डाले गए देश के संविधान में, तो ये कहा गया कि देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकारों के राइट्स की बचाने की जिम्मेदारी इस देश के कोर्ट की है और उसके लिए प्रॉपर प्रावधान है। आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट जाया जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये सर बिल्कुल जिम्मेदारी है कि देखें, सब लोग आर्यन खान नहीं है, है ना, सब लोग के पिता शाहरुख खान नहीं है, सब लोग पत्रकार भी नहीं हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो रेहड़ी वाले हैं गांव में, जिन लोगों को हमने अगर बता दिया कि भाई त्रिपुरा में ऐसा कुछ घट रहा है तो उन्होंने भी डाल दिया कि त्रिपुरा में ऐसा, विश्वास करके। अब आप उन लोगों को डाल रहे हैं तो उनकी लीगल जो लड़ाई है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? कौन आदमी, कौन वकील उनके पास पहुंचेगा कि हम तुम्हें देंगे? चलिए, मुझे कॉल आ रहे हैं, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। वो लोग भी संजीदा हैं और वो लोग, उनके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। कितने लोग आपके पास कोर्ट में जाएंगे, कितनी बार जाएंगे? मैं ही आज एंटरप्राइज बर्निंग के ऊपर कर दिया गया, कल को मैं फिर किसी और मामले पर लिखता हूँ, फिर ये लगा देंगे, फिर मैं जाऊँगा क्या बार बार? तो जो लोग 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं वो 40,000 रुपये या 1-1 लाख रुपए की कोर्ट फीस कैसे भरेंगे? तो ये इस देश की कोर्ट को, इस देश की अदालतों को, इस देश के न्यायाधीशों को ये सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर त्रिपुरा में भी अगर कोई एक आदमी है, उसके अधिकार को बचाया जाए, तो बिल्कुल कोर्ट को उस अधिकारों की रक्षा करने के लिए यूएपीए पर ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कैसे इसका मिसयूज़ हो रहा है। और उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर कानून ज़रूरी है, अगर कानून ज़रूरी है तो बिल्कुल बनाइए। आप आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाए रखिए, लेकिन जब भी कानून का दुरुपयोग हो
तो उस देश के प्रधानमंत्री पर या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर या उस आईपीएस पर जिसने एक निर्दोष आदमी को पकड़ के डाला है उस पर कार्रवाई हो, तब ये पूरा लीगल सिस्टम एक अच्छे तरीके से चल सकता है। और ये कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो इस पर ध्यान दे, या तो इसको कम्प्लीटली हटाए या ये सुनिश्चित करे कि अगर इसका दुरुपयोग होगा तो उसे सज़ा भी मिलेगी। लेकिन आप बताइए कितने आईपीएस अधिकारियों को इस पर सज़ा मिली है, कितने आईएएस अधिकारियों को मिली है, या कितने जो कानून मंत्री है या गृह मंत्री है उस प्रदेश का, कितनों को आपने जवाब तलब किया है कि कितनों की सैलरी काटी है कि आपने निर्दोष लोगों को फंसा दिया। आप देखिए डॉक्टर कफील का मामला, डॉक्टर कफील को 2-2 बार जेलों में डाला गया, 6-6 महीने डाला गया। इस बार भी जो डॉक्टर कफील 6 महीने के बाद निकल के आए, कोर्ट खुद कह रहा है कि इन्होंने जो भाषण दिया था उसमें कहीं पर भी हेट थी ही नहीं, ये बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं था। इसमें तो इन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को साथ रहना चाहिए और एकता और सौहार्द की बात उन्होंने कही थी। लेकिन ऐसे सिद्ध होने में भी वर्षों लग हाँ बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि डॉक्टर कफील के मामले में भी आपने कहा कि ये गलत लगाया, लेकिन क्या आपने उत्तर प्रदेश के सीएम को बोला कि आपकी पुलिस क्या कर रही है? क्या आपने उस आईपीएस अधिकारी को जेल में डाला जो जानबूझकर एक डॉक्टर कफील को ये डाल रहा है? जब हमें देश के नागरिकों को, सामान्य नागरिकों को इस बारे में पता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, क्या आईपीएस अधिकारी जिसको कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, क्या उसको ये नहीं पता था कि वो झूठा आरोप लगा रहा है या वो फर्जी चीज़ों में डाल रहा है? तो ये जिम्मेदारी बनती है कोर्ट की कि वो अपने नागरिकों को बचाए। और अगर कोर्ट नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बचाने आएंगे क्या, या कोई सऊदी अरेबिया का कोई टोपी पहनने वाला, या जो पहनते हैं ना वो जो सऊदी अरब वाले कपड़े, वो थोड़ा ना बचाने आएंगे? जो बिडेन थोड़ा ना बचाएगा हमें, आप अदालत ही बचाएगी। और अगर इस देश में या इस देश का अगर एक भी आदमी अगर खतरे में है, या अगर एक मोहल्ला भी अगर खतरे में है, या एक जाति या एक खास धर्म अगर असुरक्षित है, तो उस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जो लोग मुसलमानों को मारने के लिए तलवारें लेकर आ रहे हैं वो तो जज साहब को भी मारने आ जाएंगे। तो जो नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई है वो दरअसल न्यायपालिका के अधिकारों की भी लड़ाई है। अगर वो पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात है तो वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी बात है। अगर इस देश में मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस भी देश का आप इतिहास उठा लीजिए, अगर किसी देश में उसके पत्रकारों के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, पत्रकारिता अगर सुरक्षित नहीं है, उसके नागरिक सुरक्षित नहीं हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसकी न्यायपालिका भी सुरक्षित नहीं होगी, ना उसके जज सुरक्षित होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो आप श्याम मीरा सिंह को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ना तो मैं लीगल सहायता लूँगा, लेकिन जो लोग हमें लीगल मतलब सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन जो निजी तौर पे उनका मानना है वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम लीगल सहायता नहीं लेंगे। दिल्ली से नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।